हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 एटॉम के प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। ठीक है, द साइज ऑफ एटॉम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो बेसिकली थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल का जो एटॉमिक साइज है उसके बीच में एक कंपैरिजन करना है। आपको थॉमसन मॉडल क्या है, ये प्लम पुडिंग मॉडल है। थॉमसन मॉडल इज प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है कि आपको एक एटॉम है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटॉम में आपको फैला हुआ है। ठीक है, और जो निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर कहीं कहीं जगह पे है। ठीक है, स्टेबल में है वो, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको स्टेबल में है। मीन्स कि आप देखो कि जैसे आप वाटरमेलन को समझो, तो जो वाटरमेलन का पूरा जो बॉडी होता है जिसको हम लोग खाते हैं बेसिकली, वहाँ उसको आप पॉजिटिव चार्ज के रूप में समझ सकते हो। और जो उसके सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन की तरह समझ सकते हो। ये हो गया थॉमसन मॉडल। जबकि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और निगेटिव चार्ज है। आप देख करके बोल सकते हो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे और जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन इसका जो एटॉम का जो साइज है ना, एटॉम का साइज दोनों केस में सेम होता है। आप बोलो कि नो डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज आपको इन दोनों मॉडल में कंपेरिजन करना है। द साइज ऑफ एटॉम इन थॉमसन मॉडल इज नो डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। फिर बी है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। ठीक है, तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल, जो थॉमसन मॉडल्स हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलवेज एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। आप ये फिगर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बेसिकली इनके बीच का एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको खींचेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कूलम्ब लॉ से आएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी चार्ज यदि ई मानो, इसका भी चार्ज ई मानो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बेसिकली ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर बाई आर। क्लियरली इसमें रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर उसके बाद सी है, द क्लासिकल एटॉम बेस्ड ऑन, किस मॉडल पर क्लासिकल एटॉम बेस्ड है, थॉमसन मॉडल पर, जो कि इज डूम टू कोलैप्स, उसको खत्म होना है क्योंकि उसमें आपको कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, अब ये डी में आते हैं। डी है, एन एटॉम हैज नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन किसमें था, ये देखो प्लम पुडिंग मॉडल में ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन था। मास पूरे जगह पे, पॉजिटिव चार्ज पूरे ये एटॉम में फैला हुआ था। जबकि इसमें नॉन कंटिन्यूअस है, ये सब जगह इसमें क्या है, फ्री है, ये सब जगह पर कुछ भी नहीं है, सब हाईली एम्प्टी है। ये आपको हाईली नॉन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है रदरफोर्ड मॉडल में और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है थॉमसन मॉडल में। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ थॉमसन्स मॉडल and but a highly non-uniform mass distribution in Rutherford model. ठीक है, फिर ई हो गया, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटॉम पोजेसेस मोस्ट ऑफ द मास इन आपको बोथ मॉडल।
ये समझे या नहीं समझे? इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज का जो मास है, मीन्स एटॉम का जो मैक्सिमम मास है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है। ऐसे भी जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है, और आप बोल सकते हो कि एटॉम का सारा मास ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज में ही होता है, और ये बोथ मॉडल में ये था। क्लियर है? सो आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 1 समझ गया। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। Problem number 12.2. Suppose that you are given a chance to repeat alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of gold foil. Hydrogen is solid at temperature below 14 K. What result do you expect? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो आप सभी ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा है। इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड का एक थिन फॉयल लेते हैं और उस पर जो अल्फा पार्टिकल्स है उसे हीट करते हैं, तो देखा जाता है जो अल्फा पार्टिकल आपको न्यूक्लियस के जस्ट सामने में है, हेड ऑन कोलिजन है, वो बाउंस बैक कर जाता है। मीन्स कि उसमें सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। मीन्स कि बाउंस बैक नहीं करता तो ये सीधे जाता। मीन्स कि यहाँ पर 180 डिग्री से ये बाउंस बैक 180 डिग्री से डेविएशन होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो जाते हैं और उसमें इस टाइप से डेविएशन हो जाता है। मीन्स सीधे जाने की जगह कुछ एक एंगल से डेविएशन होता है। तो ऐसे ही कुछ अल्फा पार्टिकल में ऐसे डेविएशन हो रहा है, और जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल जाते हैं। मीन्स उनमें कोई डेविएशन नहीं होता है। मीन्स कि बहुत कम पोर्शन में डेविएशन होता है, और उसमें आउट ऑफ 8000 समझो कि एक जो अल्फा पार्टिकल है वो आपको रिटर्न हो जाता है। और ये था आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ गोल्ड फॉयल। ठीक है, अब ये आप देखो कि जो आप यदि इसकी जगह हाइड्रोजन ले लोगे और तब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, सो ये आपको हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन होता है, और अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? उसका अल्फा पार्टिकल का होता है हीलियम 2He4। मीन्स कि इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। सो बेसिकली इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सो आप बोल सकते हो कि एक प्रोटॉन का यदि मास 1.67 × 10⁻27 kg है, तो इसका मास अल्फा पार्टिकल का मास ऑलमोस्ट हो गया इसको 4 से करो, सो 6.4 × 10⁻27 kg, इससे 4 टाइम्स है। सो यहाँ पर वेट है 1.6 × 10⁻27 kg, और यहाँ पर उससे 4 टाइम्स वेट है जो इसको हिट करेगा। तो क्या ये बाउंस बैक करेगा? इस केस में आप यहाँ पर देखोगे, ये जो गोल्ड था इसमें देखोगे, तो यदि इसका मास आपको 4 प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसका मास ऑलमोस्ट 197 प्रोटॉन के इक्वल था अप्रॉक्सीमेटली। सो इसके जो अल्फा पार्टिकल का मास इस गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसकी मास की तुलना में बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मास जो हाइड्रोजन है उसकी तुलना में 4 टाइम्स है। सो ये बाउंस बैक तो नहीं करेगा। सो पहला पार्ट आप बोल सकते हो अल्फा पार्टिकल वोंट बाउंस बैक इवन इन अ हेड ऑन कोलिजन। अल्फा पार्टिकल विल नॉट बाउंस बैक इवन इन हेड ऑन कोलिजन। ये अलग जगह जाएगा और अल्फा पार्टिकल फिर इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन स्कैटरिंग होगा। और बी पार्ट बोल सकते हो इवन द स्कैटरिंग इज बाय लेस एंगल। बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल से स्कैटरिंग नहीं होगा। सो बोलोगे नो लार्ज एंगल स्कैटरिंग। और रीज़न क्या दोगे? रीज़न दोगे कि ये जो हाइड्रोजन है उसका मास है इतना और अल्फा पार्टिकल का मास है इतना। सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।